अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दानिश काजी की तरफ से आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ज़िंदगी का समझ लें यौम तासीस है। मैं समझता हूँ कि इस दिन को मैंने अपनी ज़िंदगी को री इन्वेंट किया था। मैंने करवाया था, कुदरत ने किया था। ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आज से ठीक 5 साल पहले इसी दिन मैंने दोबारा होश पाया था। होश किस चीज़ से? 58 दिन की बेहोशी से, वेंटिलेटर पे से। बहुत 5 साल पहले मैं ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया था कि लोगों ने शायद ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब इस दुनिया से जाने ही वाला हूँ। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब मैंने उठने के बाद उस पर रिसर्च करी तो मुझे आज भी इस बात पर यकीन है कि शायद मेरा जाने का वक्त हो सकता था। मगर जब मैं होश में आया तो जहाँ पर मेरे जहन में मेरे घर वाले या मेरे अतराफ़ में मेरे दोस्त थे, साथ में मेरे जहन में ये सवाल था अल्लाह ताला से कि वो किस मकसद के लिए आपने मुझे 50 या 60 दिन के बाद दोबारा होश अता फरमाया और दुनिया में भेजा। एक दिन की बात है, जब मैं होश में आ गया तो मैं बहुत निढाल था। ऐसा कि क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता था, मैं बात नहीं कर सकता था, मेरे यहाँ पे ट्यूब डली हुई थी, बहुत मुश्किल हालात थे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो मुझे उधर एक डॉक्टर ने एक बात बोली कि सवाल तुम अपने आप से पूछो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये ज़िंदगी दूसरी क्यों दी है। और मैं ये सोचता रहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दूसरी क्यों दी है। आज जब मैं अपने अतराफ़ में भूख, अफलास, गरीबी, मज़लूमियत, लाचारी देखता हूँ और फिर साथ में ये भी देखता हूँ कि उन लोगों को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उन लोगों को कोई उम्मीद की किरण दिखाने वाला नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसीलिए वापस भेजा था। मैं एक बात जानता हूँ कि कोशिश करना आप पे लाज़िम है, जीत या हार का फैसला करना अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे। मैं जब उस 58 दिन वेंटिलेटर पे ज़िंदगी की कशमकश से गुज़र रहा था, जहाँ पर किसी को ये पता नहीं था कि मैं बच पाऊँगा नहीं बच पाऊँगा, शायद वो उम्मीद मेरे अंदर जीने की या वो मकसद और आपकी दुआएं इस बात के लिए करामत बनी कि मैं आज आपके दरमियान दोबारा दुनिया में मौजूद हूँ। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं, मगर अक्सर के लिए अच्छी बात होगी। मगर उम्मीद अगर आप हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और अल्लाह ताला के उस पर कोई एहसान नहीं होता, आप कुछ नहीं अचीव कर पाते। मगर अल्लाह ताला भी आप पे तब एहसान करेगा जब आप अपने लिए खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, शायद मैं उसकी मिसाल हूँ, मगर दुनिया में नाउमीदी भी कुफर है और सख्त नापसंद है। जो कौमें न कोशिश करती हैं और नाउमीदी करती हैं, उनका दुनिया में से नामो निशान मसख हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ कौमें कोशिश करने के बाद नाकाम हो, ख़त्म हो जाएं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दुनिया में तारीख़ में याद नहीं रखा जाता। तारीख़ उनको इस बात से याद रखती है कि इन्होंने कोशिश की मगर अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो सके। ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने कौन सी कौम बनना है। मैं जब सूबे की बात करता हूँ तो मुझे बहुत तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि ये एक नामुमकिन अमर है जो शायद कभी नहीं हो सकता। कभी कोई आइन की बात करता है, कभी कोई कानून की बात करता है, कभी कोई कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, मगर ये अमर कराची के लिए, शहरी सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए अशद ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई किसी एक मखसूस तबके के लिए, कौम के लिए अलग सूबा चाहिए, इसलिए कि एक बिज़नेस मैनेजमेंट का आदमी होते हुए, एक रिस्क मैनेजमेंट का आदमी होते हुए मैं इस कंक्लूजन में पहुंच चुका हूं कि जब तक आप उन एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिनका रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट हो, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कराची एक पोर्ट सिटी है और इसमें आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बेहतर होगा। पाकिस्तान का जीडीपी अगर 270 बिलियन डॉलर करीब है, इन सब हालात के बावजूद भी कराची का जीडीपी आज 160 बिलियन
ये 170 बिलियन, उसमें से 270 में से बिलियन डॉलर से करीब है। मगर हैरत इस बात पे होती है कि इस शेयर पे जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। फिर लोगों ने 18वीं तरमीम के पीछे छुपना शुरू कर दिया, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो शहरी हुकूमत हो। तो अगर 18वीं तरमीम ही लगाई रखनी है और सारे फैसले एक सूबाई हुकूमत ने करने हैं जो तासुब की बुनियाद पर फैसले करती है, तो 18वीं तरमीम को रखते हुए हमें सूबा दे दें, ताकि हम अपने सूबे में उसी 18वीं तरमीम के को इस्तेमाल करते हुए शहरी सिंध सूबे के अंदर तरक्की करवा सकें, ताकि उस तरक्की से सिर्फ शहरी सिंध को तो फ़ायदा नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। आज पाकिस्तान की अफवाज को चारों तरफ से मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ दुश्मन हमारी आंखों में आंखें डाल के देखता है, रोज़ हमारे जवान शहीद होते हैं, मगर इसके अलावा उनको मुकाबला करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। दुनिया की कोई भी डोनर एजेंसी कभी भी आपकी फ़ौज को डोनेशन नहीं देगी। उस फौज को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी इनकम या रेवेन्यू को बेहतर करना होगा टैक्सेशन की मद में, और जब तक वो इनकम बेहतर नहीं होगी तब तक आपकी फौज कोई इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर बात है आप जिससे पैसा लोगे आप उसकी मर्जी के फैसले करेंगे। यही बात का अंदिया शायद अभी चाइनीज एम्बेसडर ने ईरान में दिया था कुछ दिन पहले। तो उस फौज को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ज़रूरत है कि मुल्क की मईशत सही तरह चले। यानी कि आज अगर आप 4 या 5 हज़ार अरब के टैक्सेस जमा करते हैं, तो अगर सही तरह मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलता है, मईशत का पहिया चलता है और सही तरह से लोग टैक्सेस देते हैं, तो यही मुल्क 10 से 15 हज़ार अरब रुपए आज की वैल्यू पे, करेंसी की वैल्यू पे जमा करके मुल्क को दे सकता है। और अगर फौज को 3 से 4 हज़ार रुपए आज की करेंसी की वैल्यू पे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो फौज काफ़ी हद तक अपने फैसले खुद करने की पोजीशन में आ जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। मगर वो तभी मुमकिन है जब आप पाकिस्तान के उन एसेट्स पे, उन इलाकों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न द बेस्ट है। और वो रेट ऑफ रिटर्न अनफॉर्चुनेटली आपको अच्छा लगे ना बुरा लगे, शहरी सिंध के अलावा नहीं हो सकता। और शहरी सिंध का अलमिया ये है कि इसके ऊपर एक ऐसी पार्टी आके नाफिज कर दी गई है जो कि कुछ दिन साल पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ काम करती थी, यानी कि पीपल्स पार्टी, जिसके लीडर ने पाकिस्तान को तोड़ने में कोई कम का किरदार अदा नहीं किया, जिसके पीछे सिंधु देश का एजेंडा है। आपने उस पार्टी को, यानी उस तिजोरी की चाबी को उठा के उस पार्टी के हाथ में दे दिया। अब आप उस पार्टी से जान तो छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि अच्छा लगे या बुरा, सिंधी भूखा मरे, रोडों पे पड़ा जाए, उसकी औरतों की बेरुमती कर दी जाए, उसके साथ जुल्म ज्यादती हारी के साथ कर दिया जाए, वो सिर्फ भुट्टो जिंदा है पे जिंदा है, और वो पीपल्स पार्टी को वोट देता रहना चाहता है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी पीपल्स पार्टी से जान सिर्फ तभी छूट सकती है जबकि शहरी सिंध सूबा अलग हो जाता है। अक्सर लोग हमें ताना देते हैं कि भाई तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप या तुम्हारा दादा या तुम्हारा चचा क्या हिंदुस्तान से अपने साथ ज़मीन लेके आया? तो जाहिर बात है, जो मैं कुर्ता रियाज पहन के बात कर रहा हूँ, मुझे मज़ीद इस बात के ताने पड़ेंगे कि मेरे बाप दादा हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। जी बिल्कुल, हिजरत करके आए थे, और मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि इस मुल्क के लिए मेरे बाप दादा ने लाखों करोड़ों मुसलमानों के साथ ना सिर्फ के जानी बल्कि माली कुर्बानी भी दी। हम लोग एक रात उठे तो अगले दिन पाकिस्तान नहीं बन गया था। उस मुल्क को बनाते वक्त जब लियाकत अली खान ने लियाकत नेहरू पैक्ट किया, तो उस बात का वादा किया कुछ मुसलमानों से कि जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको मतरूका अमलाक की ज़मीन मिलेगी। लोग कहते हैं कि सिंध की तारीख 5000 साल पुरानी है, मगर मुझे 50 साल से पहले कोई सिंधी तारीख नहीं दिखा सकते। इनके अपने म्यूजियम्स में कोई सिंधी अजरक पहने नहीं बैठा होता। कराची के पिछले 1000 साल में दर्जनों नाम रहे, उसमें शायद एक नाम कोलाची है। बाकी अगर आप उन लफ्ज़ों की तहकीक करें, उनका सिंधी या बलोची से बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर भी कुछ लोगों को शौक़ है ये बात साबित करते रहने के लिए। ये बात ना भूलें कि सिंध की आबादी पार्टीशन के टाइम पे बिल्कुल 60% या
करीब 70% 60% करीब मुसलमान ज़रूर थी, मगर वो सारी की सारी अंदरूनी सिंध में रहती थी। कराची की जो आबादी थी वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम थी। एक बात को और जहन में रखें कि सिंध की आबादी का 27% गैर मुस्लिम था, और अगर पार्टीशन के टाइम पे मुहाजिर हिंदुस्तान से हिजरत करके सिंध में नहीं आता तो ये 27% शायद बढ़ भी सकता था, क्योंकि उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन पे काम शुरू कर दिया था, यानी हिंदुस्तान से हिंदुओं को बुलाना शुरू कर दिया था ताकि 27% 28 से 30% हो जाए। मगर मुहाजिरों ने आके उनका इस मंसूबे को नामुमकिन कर दिया। अगर उस वक्त सिंधी समाज कामयाब हो जाता, जिसका आज तक सिंधु देश को बहुत ज़्यादा अफसोस है, तो शायद सिंध पूरा या उसका एक हिस्सा, जिसको आप मशरिकी सिंध कह सकते हैं, जिसके अंदर कराची भी शामिल होता, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता। यानी कि जैसे कि पंजाब में मशरिकी और मगरिबी पंजाब है, बांग्लादेश में मशरिकी या मगरिबी बांग्लादेश था, इसी तरह सिंध का मशरिकी और मगरिबी सिंध भी हो सकता था। और शायद इसी बात का गम है उस वक्त के सिंधियों को, जिसकी वजह से आज तक सिंधु देश की काविश पे काम चल रहा है। मगर ये गलत फहमी है सोचना कि सिंधु देश की ख्वाहिश सिर्फ कुछ लोगों की है। सिंधु देश की ख्वाहिश सारे सिंध की है। पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट की जिसमें मैंने ये कहा कि पीडीएम की कमर पे पीपल्स पार्टी को खंजर घोंपना पड़ गया। वो इसलिए कि अगर पीपल्स पार्टी को ये बात पता है कि जिस दिन वो सियासत से आउट हुए इंशाल्लाह हमारा सूबा बन जाएगा। इस बात को हर सिंधी मानता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का वोटर हो ना हो, कि सूबे के दरमियान में अगर पीपल्स पार्टी की जो कमीनगी की सियासत है वो उसको बचा के चल रही है। मगर वो ये सोचता नहीं है कि वो खुद हारी की शक्ल में इन्हीं वडेरों के जूतों तले दबा हुआ है और वो दबे रहना चाहता है। हम दबे रहना नहीं चाहते। वो ये सोचता नहीं है कि पाकिस्तान में अगर मजीद सूबे बनते हैं बाशमूल सिंध के, तो पाकिस्तान को तरक्की होती है, मुल्क को तरक्की होती है, उसमें शहरी सिंध को भी तरक्की होगी, मगर पूरे मुल्क को तरक्की होगी। मगर वो मुझे ज़मीन का ताना देता है, और जो ताना देते हुए भूल जाता है कि सिंध की 71% मतरूका सिंध की ज़मीन मेरे बाप दादा की है। बल्कि आज मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मतरूका सिंध की ज़मीन सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सरहद में भी है। कभी आपने सोचा है कि पंजाब का महाजर अपने आप को महाजर क्यों नहीं कहता? हमें कहा जाता है कि सिंधियों ने हम पे एहसान किया। पंजाब के अंदर जब महाजर आया तो एक तो वो ईस्ट पंजाब से आया तो उनको बचने में आसानी भी हुई, मगर साथ में पंजाब के अंदर जो दूसरे इलाकों से भी महाजर आए, यूपी, सीपी, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, उनको पंजाब ने एम्ब्रेस किया, जिसलिए उन पे कोई कोटा सिस्टम नहीं लगाया, उनकी मतरूका अपलाक पे कब्जा नहीं कर लिया, इसलिए पंजाब में महाजर लफ्ज़ इतना इस्तेमाल नहीं होता। मगर सिंध में जिन सिंधियों ने क्लेम किया कि उन्होंने हमारी खैर आमद की, उन्होंने से वो खैर आमद हमारी इसलिए की क्योंकि बच्चा कुचा इलाका उनके हाथ से निकल के हिंदुस्तान में ना चला जाए, क्योंकि कुछ वडेरे पाकिस्तान के साथ खड़े थे। मगर साथ में उन्होंने मेरी मतलूका अमलाक की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उन्होंने मुझ पर कोटा सिस्टम लगा दिया। और मैं कोई गलत कहूँ तो आज आपको नज़र आ जाएगा कराची के अंदर कि आपको कोई सरकारी इदारों में कराची यानी मुहाजिर या उर्दू बोलने वाला नज़र नहीं आता। जब आप हुक्मरान जमातों से बात करते हैं तो वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि यार अगर हमने कोटा सिस्टम भी ख़त्म कर दिया तो अंदरूनी सिंध के लोग क्या करेंगे। ये सवाल तो पीपल्स पार्टी को पूछना चाहिए। 1971 से वो सिंध पे हुकूमत कर रही है, उसने आज तक सिंध को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि सिंध के शहरी कराची आने के लिए सोचे भी नहीं। काच सक्खर में, लड़काना में, नवाबशाह में क्यों नहीं फैक्ट्रीज खुली हुई हैं या कमर्शियल हब्स हैं। जी कसूर पीपल्स पार्टी का है कि आज जब कोई बीमार होता है तो वो कराची भागता है, कोई पढ़ने चाहता है तो कराची भागता है, कोई नौकरी करना चाहता है तो कराची भागता है। ये कसूर पीपल्स पार्टी का है। हम इस कसूर के साथ अब जिंदा रहना नहीं चाहते। ये सब बातें करने का मकसद दो था। पाकिस्तान का आइन 239(4) मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं सूबे की डिमांड करूं। ये कोई मुल्क तोड़ने की बात नहीं है,
ये मेरे आइन के तहत बात है। मैं भी उतना पाकिस्तानी हूं जितना बाकी लोग हैं। कोई माने कि नहीं माने, शायद ज़्यादा हूं, इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं है। मुझे पाकिस्तानी कहते हुए लोगों की ज़बान लड़खड़ा जाती है, मुझे गद्दार कहते हुए नहीं लड़खड़ाती। आज के दिन पूरा पाकिस्तान गद्दार है, क्योंकि बात साबित हो जाती है कि गद्दारी सिर्फ ये नहीं है कि आप मुल्क के साथ वाकई में गद्दार हो, मगर गद्दारी ये है कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दें। अगर हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना गद्दारी है, अपना हक मांगना गद्दारी है, अपने लोगों के लिए रोटी मांगना, उनके लिए सेहत मांगना, हकूक़ मांगना गद्दारी है, तो कह दो गद्दार, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यजीद ने भी इमाम हुसैन को अपने दौर में हुकूमत के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ाम में उनके ऊपर ये जुल्म किया था, मगर आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम दुनिया में जाना जाता है यजीद का नहीं। सारी उम्मतें उनको इज्जत करती है। ये सवाल आपने पूछना है। मेरे भाइयों, इस थोड़ा लंबा हो गया व्लॉग के 2 मैसेज थे। उम्मीद नहीं हारनी है। कोई कहे कि जी मर्दमशुमारी अगर सही हो जाएगी तो चीफ मिनिस्टर कराची का ही होगा। ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते हैं। मर्दमशुमारी वही करेंगे ना जिन्होंने 4 पहले की थी, वो कैसे सही कर देंगे? चीफ मिनिस्टर कैसे आपका आएगा? सोचे जरा। कराची का ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है बकौल मर्दमशुमारी वालों के, और सिंध में जहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, उनका ग्रोथ रेट डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है। ये सवाल भी सोचने वाला है। 3.5 करोड़ महाजिर, आज कराची की आबादी 1.5 करोड़ भी नहीं रह जाती, और बाकी लोग बढ़े जा रहे हैं। ये सवाल भी आपने पूछना है। आपको लगता है कि आपके साथ ईमानदारी से मर्दमशुमारी होगी? खैर बहरहाल, एक बात जहन में रखें कि मुल्क का आईन, आप कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 17 तक, कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। वो गद्दारी नहीं है। मुल्क का आईन 239(4) के तहत आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप सूबा मांगे। अब सूबे के जो 239(4) का जो कानून है, उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो डीलिमिटेशन का इस्तेमाल हुआ है। उसमें कहीं बाउंड्रीज डिफाइन नहीं हुई है। लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि वो सिर्फ वो लिमिटेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है, वो ज्योग्राफीज़ की बात नहीं की गई। खैर, करने वाले तो करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर शायद नहीं करेंगे। लोगों की दुकानें चल रही हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, रिश्तेदारी है आपस में, वो क्यों अपनी दुकानें, अपने बिजनेसेस, अपनी रिश्तेदारी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? भुगत तो गरीब रहा है, मसलूर रहा है। आज सुबह मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी, लोगों के खाने को रोटी नहीं है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, पानी नहीं है, गटर उबल रहे हैं। अभी गर्मी आ रही है, देखते हैं बिजली आती है कि नहीं आती। फिर बारिशें आएंगी, देखते हैं लोग करंट से मरते हैं नहीं मरते हैं। अल्लाह करे ना मरे। लोग डूबते नहीं डूबते हैं, अल्लाह करे ना डूबे। लोग भूखे मरते हैं नहीं मरते हैं, अल्लाह करे ना भूखे मरे। लोग बीमार होते हैं नहीं होते, अल्लाह ना करे बीमार हो, मगर अगर होते हैं तो आप यकीन करें पूछने वाला कोई नहीं होगा। आपको अपने लिए अब खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बगावत है, अपने हकूक के लिए आवाज उठाना बगावत है, आईन और कानून के दायरे में रहते तो कर दे ये बगावत, मगर अपने हकूक के लिए आवाज उठाए। यकीन करें, इस बगावत, इस गद्दारी से आप अपने मुल्क पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाएंगे। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, हो सकता है मेरे साथ भी वही हो जो बहुत सारे लोगों के साथ और होता है। मैं पिंडी घूमने चला जाऊं या इस्लामाबाद घूमने चला जाऊं, मगर मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं सच बोलते हुए पहले 5 साल पहले पाकिस्तान से निकला, और मैं सच बोलते हुए सर उठा के जीऊंगा। आज के दिन ये बात करना क्यों जरूरी थी कि आपको ये बात का यकीन दिला दूं
کہ मैं वो आदमी हूं जो लड़ना जानता है। हाँ, मेरे पास ताकत ना हो, शायद पैसा ना हो, मगर मेरे पास उम्मीद है, और उम्मीद बहुत खतरनाक हथियार है। वो तभी खत्म हो सकता है कि जब आपको मार दिया जाए, मगर अगर आपको मार भी दिया जाएगा तो आप शहीद कहलाएंगे। और मुझे इस बात पे यकीन है कि एक शहीद हजारों लोगों को मोटिवेट करेगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस बात का यकीन हो चला है कि सूबे के अलावा शहरी सिंध के अंदर और कोई मसले का हल नहीं है। तमाम जमातें घुमा फिरा के बात वही कर रही हैं, ज़बान पे अपनी मुनाफकत की वजह से नहीं ला पा रहे या मसलहत की वजह से नहीं ला पा रहे, क्योंकि खर्चा कहीं और से चलता है, इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आती हैं। 5 साल पहले जब मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि मैं सच लिख रहा था और वही बातें लिख रहा था जो आज सब कह रहे हैं, मैं इस बात पे बाफखर हूं कि मैंने जो बात कही थी वो आज सच साबित हो रही है। मैं अपनी बात पे हटा नहीं, कोई कुछ भी बोले, हमने माफीनामे साइन नहीं किए, ना कभी करेंगे, मगर इस बात की उम्मीद दिलाते चले कि जो हम कर रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, जो हम चाह रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल वही है जो आपका दीन आपसे कहता है, जो कायदे आज़म ने आपसे मांगा, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो 1928 की या 1940 की रेजोल्यूशन हो, उन्होंने वही मांगा, आप उनको वही दे रहे हैं। एक सख्त, एक मजबूत रियासत जो कि बगैर मईशत के मजबूत नहीं हो सकती, और मईशत तब मजबूत होगी जब शहरी सिंध एक सूबा बनेगा और वो उन लोगों के हाथ में होगा जो उसको बनाना चाहते हैं। हमारी कौम वो है जिसने पाकिस्तान बनाया, उसको खड़ा किया, उसको परवान चढ़ाया, शहरी सिंध सूबा भी बना लेंगे। मैं तो एक आदमी हूँ, मुझे से बहुत है, मुझे हटाएंगे 50 और खड़े हो जाएंगे, हटाने का कोई फायदा नहीं है। बात करें, बैठेंगे, मुल्क को मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो सिंधु देश की बात करते हैं वो मुल्क कमज़ोर करने की बात करते हैं, जो सूबा ना बनने की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं, उनका डर है कि अगर शहरी सिंध सूबा बन गया तो उनके सिंधु देश के अज़ाइम ख़त्म हो जाएंगे। मुहाजिर ने जो आज 7 करोड़ से ज़्यादा है, कभी इस तरह नहीं सोचा, हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम इस कौम से हैं कि इतने ऑपरेशंस, इतने मजालिम के बाद भी हमारे लोगों ने आज तक पाकिस्तान के इदारों की हमेशा इज्जत की, ना उन पे उंगली उठाई, ना उन पे हाथ उठाए। हम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे लोग आज भी बांग्लादेश में मैसूर पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, वो आज भी उनके लिए लड़ते हुए खड़े रहे और आज भी अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद करते हैं, बंगाली नेशनलिटी नहीं लेते। हम उस कौम से हैं, मैं शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा हूं, और मैं लड़ना जानता हूं, और मुझ में बहुत बड़ी खराबी है, मैं उम्मीद पे एतमाद करता हूं, और मैं अल्लाह की ज़ात से अलावा किसी से नहीं डरता। इसी ईमान के साथ जो सब मैंने आपको बताया है, आप इस बात पे यकीन रखें, सुबह आपका हक है। जिस दिन आप 5, 10, 15, 20, 25 लाख लोग रोड पे खड़े हो जाएंगे सिर्फ अपने शहर के लिए, शहरी सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए, कोई कानून, कोई आइन सुबह यूँ मिलेगा इंशाल्लाह। फैसला आपने करना है, घुट के रहना है या सर उठा के जीना है, फैसला आपने करना है। दानिश काजी आज अपना यौम तसीस बना रहे हैं, इसलिए कि इस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि अल्लाह ताला ने जो दूसरी ज़िंदगी मुझे दी है वो मैं अपने कौम के हकूक़ हासिल करने में गुजार दूंगा। मैंने बहुत नुकसान उठाए हैं, बहुत नुकसान उठाए हैं, दोस्तियाँ खोई हैं, रिश्तेदारियाँ खोई हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, बोलता रहूँगा, बात करता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा, झिंझोड़ता रहूँगा, जगाता रहूँगा। फैसला आपने करना है, आपने खड़ा होना है कि नहीं खड़ा,
اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے. جے مہاجر، پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ صبح تو پڑے گا.